साइंस क्लासेस। आज हम बात करेंगे वर्किंग प्रोसेस ऑफ कार्नोट इंजन की, किस तरह से कार्नोट इंजन वर्क करता है। इसको स्टार्ट करने से पहले एक बार लास्ट लेक्चर को रिकॉल कर लेते हैं। लास्ट लेक्चर में हम कार्नोट इंजन के बारे में ही डिस्कस कर रहे थे। वहां पे हमने इंट्रोडक्शन पार्ट के बारे में स्टडी किया और इसके साथ साथ उसकी कंस्ट्रक्शन के बारे में भी स्टडी किया था कि किस तरह से वो बना हुआ होता है। वहां पे मेनली 4 पार्ट्स होते हैं। द फर्स्ट इज हीट शॉर्ट्स, सेकेंड इज मैकेनिकल अरेंजमेंट, थर्ड इज हीट सिंक एंड फोर्थ इज स्टैंड। ओके, तो इस लेक्चर को अटेंड करने से पहले आप इसका फर्स्ट पार्ट अटेंड करिए, उसके बाद आप वर्किंग प्रोसेस पे मूव करना, ताकि आपको ये लेक्चर ज्यादा अच्छे से समझ आएगा कि बेसिकली यहाँ पे हो क्या रहा है। ओके, अब हम वर्किंग प्रोसेस की बात करें तो इसकी जो वर्किंग प्रोसेस है वो 4 स्टेज में कंप्लीट होती है। 4 स्टेज कौन कौन सी है? द फर्स्ट इज आइसोथर्मल एक्सपेंशन, second is adiabatic expansion, third is isothermal compression and fourth is adiabatic compression. Okay, तो आप सबसे पहले लिख लीजिए यहाँ पे वर्किंग प्रोसेस, हेडिंग डालिए वर्किंग प्रोसेस। द वर्किंग ऑफ कार्नोट इंजन explained by 4 stage. The first is isothermal expansion, second is adiabatic expansion and third is isothermal compression and fourth is adiabatic compression. Okay, तो सबसे पहले हम बात करते हैं आइसोथर्मल एक्सपेंशन कि आइसोथर्मल एक्सपेंशन में होता क्या है। ठीक है, यहाँ आपके सामने 2 डायग्राम है, दोनों में आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो, यहाँ पे क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हो? देखो, आइसोथर्मल एक्सपेंशन में करना क्या होता है, सबसे पहले सिलेंडर जो मैकेनिकल अरेंजमेंट है उसको रखते हैं किस पे? हीट शॉर्ट्स पे। सबसे पहले मैकेनिकल अरेंजमेंट को किस पे रखा जाता है, या सिलेंडर, आप मैकेनिकल अरेंजमेंट बोलना चाहते हो तो ठीक है, सिलेंडर बोलना चाहते हो तो ठीक है। ठीक है, सबसे पहले सिलेंडर को कहाँ रखा जाता है? हीट शॉर्ट्स पे रखा जाता है। अब आपको याद होगा कि सिलेंडर का जो लोअर वाला बेस था वो परफेक्टली कंडक्टिंग था और शॉर्ट्स का अपर बेस क्या होता है? परफेक्टली कंडक्टिंग होता है। तो क्या ये हीट ट्रांसफर कर सकता है? यस, क्यों नहीं कर पाएगा? क्यों? बिकॉज इसका बेस भी तो कंडक्टिंग है और इसका शॉर्ट्स का अपर वाला सरफेस भी क्या है? कंडक्टिंग है। तो सिलेंडर यहां से जो वर्किंग सब्सटेंस है सिलेंडर के अंदर, वह इजीली हीट शॉर्ट से हीट को एक्सेप्ट कर सकता है, हीट को ऑब्जर्व कर सकता है। ओके, द फर्स्ट स्टेप इज, सबसे पहले कौन सा है? आइसोथर्मल एक्सपेंशन। आइसोथर्मल एक्सपेंशन में क्या करना है? सिलेंडर को किस पे रखना है? हीट शॉर्ट्स पे रखना है। जैसे ही आपने सिलेंडर को हीट शॉर्ट्स पे रखा, दैट टाइम वर्किंग सब्सटेंस का प्रेशर और वॉल्यूम कितना है? P1 एंड V1 है। ठीक है, नाउ शॉर्ट्स का ध्यान है ना आपको, शॉर्ट्स हम क्या लेके चल रहे थे? हीट रेजर्वोयर सिस्टम, इनफाइनाइट हीट कैपेसिटी वाला सिस्टम, और उसका टेम्परेचर हमने हाई रखा था जिसे हमने डिफाइन किया था T1 से। ठीक है, T1 केल्विन से। जैसे ही वर्किंग सब्सटेंस यहां से शॉर्ट से हीट ऑब्जर्व करेगा, शॉर्ट्स के टेम्परेचर पे तो कुछ इफेक्ट पड़ेगा ही नहीं। क्यों? बिकॉज ये तो रेजर्वोयर सिस्टम है, इनफाइनाइट हीट कैपेसिटी है, इसमें से कितना भी अमाउंट ऑफ हीट आप निकाल लो या इसमें ऐड कर दो, इसके टेम्परेचर पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, जैसे ही आपने इसको शॉर्ट्स पे रखा, इसकी हमने इनिशियल स्टेट बता दी कि इस वर्किंग सब्सटेंस का प्रेशर और वॉल्यूम कितना है? P1 एंड V1 है। दिस इज इनिशियल स्टेट। ओके, नाउ अब क्या करेगा? इसका बेस कंडक्टर है, इसका अपर सरफेस कंडक्टर है, तो वर्किंग सब्सटेंस शॉर्ट से हीट को ऑब्जर्व करेगा। जैसे ही हीट को ऑब्जर्व करेगा तो यहाँ पे वर्किंग सब्सटेंस जो आप आइडियल गैस लेके चल रहे हो वो क्या होगी? एक्सपेंड होगी बाय अलाउइंग द पिस्टन मूव इन अपवर्ड डायरेक्शन। जैसे इसने यहां से हीट ऑब्जर्व की, हमने यहाँ पे डिफाइन किया है कि लेट अस कंसीडर Q1 हीट इज ऑब्जर्व्ड बाय द हीट शॉर्ट्स। जैसे इसने हीट शॉर्ट्स से हीट ऑब्जर्व की तो वर्किंग सब्सटेंस में क्या ले रहे हो आप? गैस ही तो लेके चल रहे हो, तो ये गैस क्या करेगी? एक्सपेंड होगी। गैस कैसे एक्सपेंड होगी? बाय अलाउइंग द पिस्टन मूव अपवर्ड डायरेक्शन। जैसे हीट ऑब्जर्व की, ये पिस्टन क्या करेगा? अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा एंड द वर्किंग सब्सटेंस एक्सपेंड बाय V2 वॉल्यूम। जो इसका वॉल्यूम है वो तो इंक्रीज हो जाएगा एंड द वर्किंग सब्सटेंस एक्सपेंड बाय द वॉल्यूम V2 एंड द प्रेशर इज डिक्रीजेस फ्रॉम P1 टू P2। समझ पा रहे हो क्या? जैसे हीट ऑब्जर्व की, गैस एक्सपेंड होगी तो ये पिस्टन अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर मूव करेगा ना, तो इसका जो वॉल्यूम है वो V1 से V2 इंक्रीज हो गया और जो प्रेशर है वो P1 से P2 क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। और वर्किंग सब्सटेंस का टेम्परेचर ध्यान रखना, यहाँ पे हीट शॉर्ट्स का टेम्परेचर के बराबर होगा, जो कि हम कितना लेके चल रहे थे? हाई T1 के लेके चल रहे थे। ये ओवरऑल जो प्रोसेस है वो आइसोथर्मल एक्सपेंशन है। सराउंडिंग से
यहाँ पे हम वॉल्स क्या लेके चल रहे थे, इंसुलेटिंग लेके चल रहे थे ना, सिलेंडर के वॉल्स इंसुलेटिंग चल रहे थे। तो बेसिकली यहाँ पे जो ये एक्सपेंशन हो रहा है वो क्या है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन है। तो ये प्रोसेस समझ आया क्या? सबसे पहले आइसोथर्मल एक्सपेंशन में सिलेंडर को कहाँ रखा, शॉर्ट्स पे रखा। इसकी इनिशियल स्टेट हमने बता दी कि दैट टाइम प्रेशर और वॉल्यूम कितना है, P1 एंड V1 है। जैसे आपने रखा, शॉर्ट से क्या करेगा, वर्किंग सब्सटेंस हीट अब्जॉर्व करेगा। इसने हीट अब्जॉर्व करी तो गैस क्या करेगी, एक्सपेंड होगी बाय अलाउइंग द पिस्टन मूव अपवर्ड डायरेक्शन। ये जो पिस्टन है अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर मूव होगा, तो गैस का जो वॉल्यूम है वो एक्सपेंड हो गया कहां से, V1 से V2 एंड द प्रेशर इज डिक्रीजेस फ्रॉम P1 टू P2। तो आप यहाँ पे ये भी मेंशन कर सकते हो V2 इज ग्रेटर देन बाय V1 एंड द P2 इज लेस देन P1। ठीक है, एंड ये जो एक्सपेंशन है वो क्या है, कंप्लीटली आइसोथर्मल है। दैट टाइम चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, नाउ हम वर्क डन कैलकुलेट कर लेते हैं यहाँ पे कि आइसोथर्मल एक्सपेंशन में वर्क डन की वैल्यू कितनी निकल के आती है। सबसे पहले आप ये लिख लीजिए और ये डायग्राम में बना लीजिए, और मैं ये लिखवा देती हूँ कि आइसोथर्मल एक्सपेंशन में हम यहाँ पे करते क्या है। बड़े आगे, ठीक है, कर दो मेरे। आइसोथर्मल लिख लीजिए आप यहाँ पे, डायग्राम के बाद हमें यहाँ पे क्या लिखना है, फर्स्टली द सिलेंडर इज प्लेस्ड ऑन द हीट सोर्स। सबसे पहले सिलेंडर को हीट सोर्स पे रखा जाता है। इज द बॉटम ऑफ सिलेंडर इज परफेक्टली कंडक्टिंग। सिलेंडर का जो बॉटम पार्ट होता है वह परफेक्टली कंडक्टिंग होता है। सो द वर्किंग सब्सटेंस अब्सॉर्ब द हीट Q1 एट कांस्टेंट टेम्परेचर T1 फ्रॉम द हीट सोर्स। डायग्राम की यदि मैं बात करूं तो डायग्राम आपको रिमेंबर होगा, सबसे पहले हम क्या कर रहे थे, सिलेंडर को शॉर्ट्स पे रख रहे थे। सिलेंडर का बॉटम पार्ट परफेक्टली कंडक्टिंग है तो शॉर्ट से वो हीट इजीली अब्सॉर्ब कर लेगा। सो फर्स्टली द सिलेंडर इज प्लेस्ड ऑन द हीट शॉर्ट्स एज द बॉटम ऑफ सिलेंडर इज परफेक्टली कंडक्टिंग, सो द वर्किंग सब्सटेंस अब्सॉर्ब द हीट Q1 फ्रॉम द हीट शॉर्ट्स। ओके, if its pressure and volume at this state is defined by P1 and V1। जैसे ही आपने इसको शॉर्ट्स पे रखा, दैट टाइम वर्किंग सब्सटेंस का प्रेशर और वॉल्यूम कितना है, P1 एंड V1 एंड दिस इज इनिशियल स्टेट ऑफ वर्किंग सब्सटेंस, जिसे हमने यहाँ पे इनिशियल स्टेट का नेम दिया है। Now the pressure is decreases from P1 to P2 by allowing the piston move upward direction। जैसे ही हीट सोर्स से सिलेंडर हीट को अब्सॉर्ब करेगा, पिस्टन अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर मूव करेगा और प्रेशर की वैल्यू डिक्रीज होगी P1 से P2 एंड वॉल्यूम कितना होगा, इंक्रीज होगा फ्रॉम V1 to V2। So now the pressure is decreases from P1 to P2 by allowing the piston move upwards। जैसे ही पिस्टन अपवर्ड डायरेक्शन में मूव हुआ, प्रेशर की वैल्यू P1 से P2 क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। एंड द गैस एक्सपेंड फ्रॉम V1 to V2 वॉल्यूम। ठीक है, एंड द गैस एक्सपेंड्स फ्रॉम वॉल्यूम V1 to V2 एंड दिस टाइप ऑफ एक्सपेंशन इज परफेक्टली आइसोथर्मल। यहाँ पे जो आइडियल गैस का एक्सपेंशन हो रहा है वो कंप्लीटली आइसोथर्मल है। दैट टाइम चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होगा, टोटल चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, तो उस डायग्राम के नीचे आप ये थ्योरी मेंशन कर लीजिए। नाउ इस प्रोसेस को हम पीवी ग्राफ से भी देख लेते हैं एक बार। पीवी ग्राफ में भी हम ड्रॉ कर लेते हैं और इसके साथ साथ यहाँ पे वर्क डन की वैल्यू कितनी निकल के आती है, कितना अमाउंट ऑफ हीट वो अब्सॉर्ब कर रहा है वर्किंग सब्सटेंस, वो भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं। कर दो मैं इसको इरेज। ओके, मूव करते हैं आगे। स्नैपशॉट ले लो, यदि आप लिख नहीं पा रहे हो तो स्नैपशॉट ले लो, बाद में लिख लेना। इस प्रोसेस को अब हम पीवी डायग्राम में ड्रॉ करते हैं। आप यह डायग्राम में देख सकते हो, हमने P और V दोनों के एक्सिस यहाँ पे डिफाइन कर दी। इनिशियल स्टेट को हमने डिफाइन किया है पॉइंट A से, और जो आपका आइसोथर्मल एक्सपेंशन के बाद स्टेट फाइंड आउट हो रहा था उसे हमने डिफाइन किया है B से। तो बेसिकली आइसोथर्मल एक्सपेंशन को हमने यहाँ AB कर्व से डिफाइन किया है। A पॉइंट पे इनिशियल स्टेट P1 V1 हमने वहां पे प्रेशर और वॉल्यूम डिफाइन किए थे, तो हमने यहाँ पे ये डिफाइन कर दिया। आफ्टर आइसोथर्मल एक्सपेंशन वॉल्यूम की वैल्यू क्या होती है, इंक्रीज होती है, और प्रेशर की वैल्यू डिक्रीज होती है। तो आप यहाँ पे देखो B पॉइंट पे वॉल्यूम यहाँ था, देखो फर्स्ट पे A पॉइंट पे वॉल्यूम यहाँ था। जैसे ही एक्सपेंशन हुआ आइसोथर्मल एक्सपेंशन के बाद वॉल्यूम की वैल्यू यहाँ पे इंक्रीज हो गई है। प्रेशर की वैल्यू P1 यहाँ थी, नाउ प्रेशर की वैल्यू P2 डिक्रीज हो रही है।
तो इस तरह से हमने पीवी डायग्राम के अंदर भी आइसोथर्मल एक्सपेंशन को ड्रॉ किया है। अब हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है टोटल वर्क डन कि आइसोथर्मल एक्सपेंशन में वर्क डन की वैल्यू कितनी निकल के आती है। तो पहले आप ये लिख लीजिए, ऑन पीवी डायग्राम दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय कर्व AB। हमने यहाँ पे कर्व AB से रिप्रेजेंट किया है। इन आइसोथर्मल एक्सपेंशन चेंज इन टोटल इंटरनल एनर्जी कितना होगा, 0 बाय द थर्मोडायनेमिक फर्स्ट रूल। थर्मोडायनेमिक फर्स्ट रूल क्या बोलता है, dq इक्वल टू du प्लस p dv। अब देखो आइसोथर्मल एक्सपेंशन है तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितना हुआ, 0। u du क्या होता है यहाँ पे, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। p यहाँ पे प्रेशर होता है और dv यहाँ पे क्या होता है, चेंज इन वॉल्यूम। ओके, सो du कितना है, 0। तो आपके पास dq कितना रहा, p dv। ठीक है, नाउ इसको सिंप्लीफाई करना है तो क्या करें, सिंप्लीफाई कर देते हैं। कहां से कहां तक, A से B कर्व के लिए। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, दोनों साइड इंटीग्रेशन करोगे। ठीक है, नाउ नॉर्मल आइडियल गैस के लिए मैं गैस इक्वेशन की बात करूं, गैस इक्वेशन की मैं बात करूं तो कितना होता है, PV इक्वल टू nRT। याद है आपको, PV इक्वल टू nRT। P प्रेशर, V इज वॉल्यूम एंड n इज मोल, नंबर ऑफ मोल्स। ओके, R यहाँ पे कांस्टेंट होता है, T यहाँ पे क्या होता है, टेम्परेचर होता है। अब देखो आइसोथर्मल एक्सपेंशन में हीट यहाँ पे अब्जॉर्व कर रहा है सोर्स से और उसका टेम्परेचर किसके इक्विवेलेंट हो जाता है, टेम्परेचर ऑफ हीट सोर्स, जो कि आप T1 से डिफाइन कर रहे थे। इफ एन हम लेके चल रहे हैं 1 मोल, यहाँ पे जो आप गैस लेके चल रहे हो कितना लेके चल रहे हो, 1 मोल लेके चल रहे हो, तो आपका इक्वेशन कितना रहा, PV इक्वल टू R T1। यहां से मैं P की वैल्यू कैलकुलेट करूं, दिस इज इक्वेशन 1। यहां से P की वैल्यू कैलकुलेट करूं तो कितना आ रहा है, R T1 इज डिवाइड बाय V। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 से इक्वेशन नंबर 1 में P की वैल्यू पुट कर दो और इंटीग्रेशन कर दो A से B तक, आपका यहाँ पे टोटल वर्क डन या W1 यहाँ पे निकल के आ जाएगा। तो हम भी कर लेते हैं यहाँ पे सिंप्लीफाई, W1 इक्वल टू dq इट मीन q1 इक्वल इंटीग्रेशन कहां से, A से B तक। ठीक है, P कितना है यहाँ पे देखो, R T1 अपॉन V। इसका इंटीग्रेशन करना है आपको V के रेस्पेक्ट में। याद रखना T1 इज द टेम्परेचर ऑफ हीट सोर्स, जो कि कांस्टेंट होगा। व्हाई, बिकॉज हीट सोर्स यहाँ पे क्या है, हीट रिजर्वॉयर सिस्टम है। इफ वी सिंप्लीफाई दिस, यदि आप इसको सिंप्लीफाई करते हो तो Q1 आपके पास कितना निकल के आएगा, R कांस्टेंट है, बाहर ले सकते हो। T1 इज टेम्परेचर इज ऑल्सो है कांस्टेंट क्वांटिटी। ठीक है, अब आपको यहाँ पे V का करना है, dV इंटीग्रेशन करना है V के रेस्पेक्ट में। देखो A पॉइंट पे V की वैल्यू कितनी है, V1, तो पुट कर देते हैं V1। B पॉइंट पे V की वैल्यू कितनी है, V2, तो हमने यहाँ पे V2 पुट कर दिया। ठीक है, 1 बाय V dV करोगे सिंप्लीफाई, 1 बाय V का कितना होता है, W1 इक्वल टू 1 बाय V एंड दिस इज Q1। ओके, R T1 दिख रहा है ना आपको नीचे का, एक बार मैं देख लेती हूँ। यस, हो रहा है कवर। 1 बाई वी का कितना होता है, log v, तो हमने यहाँ पे इसका log v कर दिया और लिमिट लगा दो v1 से v2। इफ यू अप्लाई लिमिट तो आपके पास वैल्यू कितनी आएगी, RT1 log v2 माइनस log v1। ठीक है, नाउ अब इसको log 10 में कन्वर्ट कर दो। इसका जो बेस है वो log 10 का बना दो। log 10 का यदि हम बेस बनाएंगे तो आपके पास यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2.303 RT1 log। अब देखो यहाँ पे माइनस साइन है तो हम इसको लिख सकते हैं ना, V2 इज डिवाइड बाय V1। हमने बेसिकली यहाँ पे लॉगिथम की प्रॉपर्टी को अप्लाई किया है। ठीक है, तो इस तरह से Q1 या W1 कितना आ रहा है, 2.303 RT1 log V2 अपॉन V1। कर लीजिए आप भी ये सिंप्लीफाई। रिपीट करना है क्या, एक बार देख लो, dq इक्वल टू du प्लस पे dv। ठीक है, du चेंज इन इंटरनल एनर्जी, आइसोथर्मल एक्सपेंशन है तो कितना होगा, 0। तो रिमेनिंग टर्म कितना है, W1 इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dq इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ p dv। हम इंटीग्रेशन क्यों कर रहे हैं, बिकॉज यहां से हमें यहाँ तक का वेरिएशन निकालना है। ठीक है, नाउ गैस इक्वेशन से PV इक्वल टू nRT, T1 रखना है यहाँ पे बिकॉज हीट सोर्स से वर्किंग सब्सटेंस हीट अब्सॉर्ब कर रहा है, दैट टाइम टेम्परेचर किसके बराबर होगा, हीट सोर्स के टेम्परेचर के बराबर। ठीक है, नाउ P की वैल्यू हमने क्या की, यहाँ पे पुट कर दी। इंटीग्रेशन करना है तो हमने A से B लिमिट लगा दी। लिमिट लगा के हमने जस्ट इसको सिंप्लीफाई किया है, 1 बाई वी का कितना होता है, log v। E के फॉर्म में था इसका। ठीक है, log 10 के बेस में हमने इसको कन्वर्ट कर दिया। 2.303 RT1 log V2 अपॉन V1 इज द वैल्यू ऑफ W1 या फिर हम बात करें Q1।
नेक्स्ट स्टेज की हम बात करें तो नेक्स्ट स्टेज क्या है, एडियाबेटिक एक्सपेंशन। ठीक है, तो कर दूं मैं इसको इरेज। नाउ हम एडियाबेटिक एक्सपेंशन को समझते हैं कि एडियाबेटिक एक्सपेंशन में क्या होता है। सेकेंड स्टेप है इसकी एडियाबेटिक एक्सपेंशन। आइसोथर्मल एक्सपेंशन में हमने वहां देखा कि किस तरह से वॉल्यूम एक्सपेंड हो जाता है और प्रेशर की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है। अब हमें सिलेंडर को शॉर्ट से हटा के कहाँ रखना है, स्टैंड पे रखना है। एडियाबेटिक एक्सपेंशन में सिलेंडर को हीट शॉर्ट से हटा के कहाँ रखना है, स्टैंड पे रखना है। आपको रिमेंबर हो तो स्टैंड हम लेके चल रहे थे कंप्लीटली इंसुलेटिंग। जैसे ही आप सिलेंडर को स्टैंड पे रखते हो तो सिलेंडर भी कंप्लीटली इंसुलेटेड हो जाता है। सिलेंडर की वॉल्स ऑलरेडी इंसुलेटिंग थी, उसका जो बेस था वो परफेक्टली कंडक्टिंग था, बट जैसे ही आपने सिलेंडर को स्टैंड पे रखा तो उसका बेस भी क्या हो जाएगा, इंसुलेटेड हो जाएगा। ओके, तो हमने यहाँ पे शॉर्ट्स से सिलेंडर को शॉर्ट से हटा के कहाँ रखा है, स्टैंड पे रखा है। और दैट टाइम प्रेशर और वॉल्यूम कितना है, P2 एंड V2। ठीक है, अब देखो जैसे आप इसको स्टैंड पे रखोगे तो ये तो कंप्लीटली इंसुलेटिंग है, सराउंडिंग से भी इंसुलेटिंग है, कंप्लीटली सराउंडिंग से इंसुलेटेड हो गई। तो अब यहाँ पे वर्क डन किस तरह से होगा, अब यहाँ पे गैस खुद से ही वर्क करेगी, खुद से ही यहाँ पे गैस क्या होगी, एक्सपेंड होगी। इस एक्सपेंशन को हम बोलते हैं एडियाबेटिक एक्सपेंशन। एक बार अच्छे से सुनना, आइसोथर्मल एक्सपेंशन में तो क्या हो रहा था, शॉर्ट से हीट अब्सॉर्ब की और पिस्टन ऊपर की ओर मूव कर रहा था। दैट टाइम उस टाइप के एक्सपेंशन को हमने आइसोथर्मल एक्सपेंशन बोला था। बट अब आप यहाँ पे शॉर्ट्स को हटा के कहाँ रख रहे हो, इसको सिलेंडर को स्टैंड पे रख रहे हो। जैसे हमने सिलेंडर को स्टैंड पे रखा तो ये तो कंप्लीटली इंसुलेटिंग हो गया। तो अब यहाँ पे इसके थ्रू तो कोई वर्क नहीं हो रहा ना, इसके थ्रू तो कोई वर्क नहीं हो रहा, बस इसका काम तो यही है ना कि जैसे हमने स्टैंड पे रखा सिलेंडर कंप्लीटली इंसुलेटिंग हो गया। अब गैस खुद से एक्सपेंड होगी, खुद की एनर्जी को यहाँ पे वो खर्च करेगी, खुद की एनर्जी को खर्च करके गैस एक्सपेंड होगी तो प्रेशर अगेन डिक्रीज हो जाएगा P2 से P3 में और वॉल्यूम यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा V2 से V3 में। ओके, सो नेक्स्ट आप हेडिंग डालिए एडियाबेटिक एक्सपेंशन। एडियाबेटिक एक्सपेंशन के लिए दोनों डायग्राम आप बनाना। दिस इज इनिशियल स्टेट, जैसे आपने स्टैंड पे रखा तो P2 V2 दैट टाइम वहां पे प्रेशर एंड वॉल्यूम था। जैसे आपने स्टैंड में रखा तो स्टैंड पे रखने के बाद यहाँ पे क्या होगा, इंसुलेटिंग हो जाएगा। दैट टाइम गैस मॉलिक्यूल्स खुद को एक्सपेंड करेंगे। देखो पहले यही पे है पिस्टन, नाउ द गैस मॉलिक्यूल क्या करेंगे, खुद खर्च करेंगे अपनी एनर्जी को और गैस को एक्सपेंड करेंगे वॉल्यूम V2 से V3 और प्रेशर यहाँ पे अगेन डिक्रीज हो जाएगा, कहां से कहां तक, P2 से P3 तक। सो नाउ द सिलेंडर इज रिमूव्ड फ्रॉम द हीट शॉर्ट्स। सबसे पहले सिलेंडर को रिमूव कर दो हीट शॉर्ट से। ठीक है, नाउ प्लेस्ड ऑन इंसुलेटिंग स्टैंड। उसके बाद हमें क्या करना है, इंसुलेटिंग स्टैंड पे इसको रखना है सो दैट द बेस ऑफ सिलेंडर बिकम इंसुलेटिंग। सिलेंडर का बेस भी क्या हो जाएगा, इंसुलेटिंग हो जाएगा। एंड द आइडियल गैस इज कंप्लीटली आइसोलेटेड फ्रॉम द सराउंडिंग। दैट टाइम जो सिलेंडर के अंदर गैस भरी हुई है वो कंप्लीटली आइसोलेटेड हो जाएगी। नाउ द गैस इज अलाउड टू एक्सपेंड इटसेल्फ एडियाबेटिकली। दैट्स व्हाई इसे एडियाबेटिक एक्सपेंशन बोलते हैं। बात को पकड़ो यहाँ पे, ठीक है। The ideal gas is completely isolated from the surrounding. Now the gas is allowed to expand itself adiabatically. So the pressure is reduced from P2 to P3 and the gas expand from the volume V2 to V3. ठीक है, and in this process work done by the gas molecule itself. So the thermal energy of the gas is decreases. अपनी एनर्जी इन्होंने वर्क डन में खर्च कर दी तो एनर्जी तो क्या होगी, यहाँ पे डिक्रीज होगी ही होगी। सो आप इसको भी लिख लीजिए, दिस इज एडियाबेटिक एक्सपेंशन। व्हाई? बिकॉज गैस मॉलिक्यूल्स वर्किंग सब्सटेंस खुद से वर्क कर रहा है, यहाँ पे खुद से एक्सपेंड हो रहा है, अपनी एनर्जी को एक्सपेंड करने में खर्च कर रहा है। दैट्स व्हाई से हम एडियाबेटिक एक्सपेंशन बोलते हैं। ध्यान रखना यहाँ पे वर्किंग सब्सटेंस की थर्मल एनर्जी डिक्रीज होगी। ठीक है, लिख लो इसको अच्छे से, कर दूं मैं इसको रेस। आगे देखो वर्क डन की वैल्यू कितनी निकल के आएगी। एडियाबेटिक एक्सपेंशन को पीवी डायग्राम में हम देख लेते हैं एक बार। देखो एडियाबेटिक एक्सपेंशन में हमने पीवी डायग्राम के थ्रू यहाँ पे बताया है कर्व बीसी। देखो बीसी किस चीज को शो कर रहा है, एडियाबेटिक एक्सपेंशन को। आप मेंशन भी कर लेना, दिस इज आइसोथर्मल एक्सपेंशन एंड दिस इज एडियाबेटिक एक्सपेंशन। यहाँ स्पेस नहीं है मेरे पास इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है। अब देखो एडियाबेटिक एक्सपेंशन में हो क्या रहा था, एडियाबेटिक एक्सपेंशन में P2 से P3 डिक्रीज हो रहा था ना, तो यहाँ पे हमने डिफाइन कर दिया। देखो यहाँ पे P2 ये है वैल्यू और P3 देखो ये कम हो गई, तो इस तरह से हमने डिफाइन कर दिया। यहाँ पे आप मेंशन भी कर देना P3 इज डिक्रीजेस या फिर इज लेस देन बाय P2 एंड V3 इज ग्रेटर देन बाय V2। एंड द वॉल्यूम आप देखो
पहले यही था बी पॉइंट पे, अब देखो सी पॉइंट पे वॉल्यूम की वैल्यू क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। तो इस तरह से बीसी कर्व के थ्रू हमने यहाँ पे डिफाइन किया है। गैस खुद से वर्क कर रही है, एनर्जी की वैल्यू डिक्रीज होगी, थर्मल एनर्जी इक्वल टू KT, एनर्जी डिक्रीज हुई तो टेम्परेचर भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। दैट टाइम इसका टेम्परेचर किसके बराबर होगा, सिंक में जो हम टेम्परेचर कंसीडर करके चल रहे थे लो टेम्परेचर, उसके बराबर होगा। उसको हमने डिफाइन किया है T2K, ये भी आप यहाँ पे मेंशन करना भूलना मत, ठीक है। सो नाउ on PV diagram this process is represented by curve BC and adiabatic gas equation, adiabatic expansion है यहाँ पे, तो adiabatic gas equation हमने यूज में ली है, PV की पावर गामा इक्वल टू K, दिस इज adiabatic gas equation। गामा यहाँ पे कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू होती है CP बाय CV, ओके। यदि हम B और C, BC कर्व की हम बात करें दोनों पॉइंट पे ये एप्लीकेबल रहेगी, adiabatic एक्सपेंशन है, तो आप दोनों पॉइंट्स के लिए किस तरह से डिफाइन करोगे, B पॉइंट पे P2 V2 की पावर गामा इक्वल टू P3 V3 की पावर गामा, दिस इज इक्वल टू K, K इज कांस्टेंट। यहाँ पे K की वैल्यू क्या होती है, कांस्टेंट। तो B पे भी ये वैल्यू K के बराबर होगी, C पे भी ये वैल्यू क्या होगी, K के बराबर होगी। सो नाउ वी कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ वर्क डन, W इक्वल टू PdV, फॉर्मूला होता है, ओके। यदि हम बात करें इस कर्व की तो इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेशन में करूंगी कहां से, B से C तक। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, किस तरह से, P की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो फ्रॉम इक्वेशन 3, आप बताओ इक्वेशन 3 से P की वैल्यू कितनी है, K अपॉन V की पावर गामा, ठीक है। सो नाउ पुट कर दो, यदि हम इसके अंदर पुट करेंगे तो आपके पास W कितना बनेगा, W इक्वल टू इंटीग्रेशन B टू C, पुट कर देंगे अभी वैल्यू, थोड़ा सा पेशेंस रखो। P कितना है, K अपॉन V की पावर गामा, और इसका हमें करना है V के रेस्पेक्ट में। K इज द कांस्टेंट, आप इसको बाहर ले सकते हो, हमने ले लिया। B हमें करना है किसका, V के रेस्पेक्ट में। B पॉइंट पे वॉल्यूम कितना है, V2, ये हमने V2 डिफाइन कर दिया। C पॉइंट पे वॉल्यूम कितना है, V3, ये रहा V3। V की पावर गामा डिनोमिनेटर में है तो इसको मैं ऊपर लेके आऊंगी तो कितना हो जाएगा, माइनस का गामा, ओके। इसका हमें करना है V के रेस्पेक्ट में, तो इट्स अ सिंपल इंटीग्रेशन ना, x की पावर माइनस n। आप किस तरह से करते हो, बेसिक फॉर्मूला ऑफ इंटीग्रेशन लगा दो। बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, याद है क्या आपको, इंटीग्रेशन का बेसिक फॉर्मूला x की पावर n dx कितना होता है, x की पावर n प्लस 1 इज डिवाइड बाय n प्लस 1, n यहाँ पे कितना है, माइनस गामा, पुट कर दो। इफ वी सिंप्लीफाई दिस तो W आपके पास कितना आ रहा है, K इज द कांस्टेंट, ओके। करो V की पावर, ये देखो यहाँ पे x की पावर n प्लस 1 है, तो यहाँ पे V की पावर माइनस का गामा प्लस 1 इज डिवाइड बाय n प्लस 1 यानी माइनस का गामा प्लस 1, और इसकी हमें लिमिट लगानी है V2 से V3, ठीक है। अप्लाई कर देते हैं, इजी कॉन्सेप्ट है ये तो, बहुत ही इजी है, ठीक है। लाओ करो, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। K इसको मैं लिख सकती हूँ V की पावर 1 माइनस गामा, लिख सकती हूँ, ठीक है। अपर लिमिट अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, V3, ठीक है। नीचे आपके पास क्या है, 1 माइनस गामा, ठीक है। लोअर लिमिट लगाओगे तो माइनस साइन आएगा, V2 की पावर 1 माइनस गामा अपॉन 1 माइनस गामा। कोई डाउट नहीं है, सिंपल बेसिक इंटीग्रेशन का हमने यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई किया है। इफ आई टेक कॉमन माइनस साइन, यदि मैं माइनस साइन कॉमन लूँ और K को मैं अंदर मल्टीप्लाई करूंगी तो K V2 की पावर 1 माइनस गामा माइनस, देखो यहाँ पे मैंने क्या किया है, माइनस कॉमन लिया है, ध्यान रखना। यदि मैं माइनस कॉमन लूंगी, नीचे से भी माइनस कॉमन लूंगी तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। K V3 1 माइनस गामा इज डिवाइड बाय गामा माइनस 1। एक बार स्टेप को अच्छे से देखो, नीचे से यदि मैं माइनस कॉमन लूंगी तो क्या होगा, गामा माइनस 1 ना, ठीक है। ऊपर से भी माइनस कॉमन लूंगी तो माइनस माइनस नीचे से ऊपर से कैंसिल आउट। K को हमने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो K V2 की पावर 1 माइनस गामा माइनस K V3 की पावर 1 माइनस गामा। पहले यहां तक लिखो, उसके बाद आगे सिंप्लीफाई करते हैं। मेंशन कर देना दिस इज W2, ठीक है। करो उसको, पहले यहां तक कर लो, आगे मैं इसको सिंप्लीफाई करवा देती हूँ कि मैथमेटिकली किस तरह से सिंप्लीफाई होगा। कर दो इरेज, ओके। थोड़ा सा कर रही हूँ, चलो। अब यहाँ पे देखो, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। W2 इक्वल टू K की वैल्यू यदि मैं पुट करूं, दिस इज वॉल्यूम 8 पॉइंट B पे है ना, तो K के लिए B की पॉइंट्स पे रखो। कितना होगा देखो, अच्छे से देखना एक बार, P V की पावर गामा, ठीक है। 8 पॉइंट B की बात करूं मैं तो कितना होगा, ठीक है, इक्वल टू K 8 पॉइंट B
पॉइंट बी, ठीक है। सिमिलरली एंड यदि मैं बात करूं सी के लिए तो कितना होगा, P3 V3 की पावर गामा इक्वल टू K इज द कांस्टेंट ना, K इज द कांस्टेंट। सो यदि मैं K की जगह यहाँ पे दोनों वैल्यूज पुट करके इसको सिंप्लीफाई करूं तो एक्सप्रेशन क्या बनेगा, कर लो ना एक बार करके। K की वैल्यू पुट करो यहाँ पे, कितना आएगा देखो, B पॉइंट पे P2 V2 की पावर गामा इज मल्टीप्लाई बाय V2 की पावर 1 माइनस गामा, ठीक है, माइनस K पॉइंट C के लिए पुट करो P3 V3 की पावर गामा एंड V3 की पावर 1 माइनस गामा, इट इज डिवाइडेड बाय गामा माइनस 1। कोई डाउट? आई थिंक नहीं होना चाहिए, सिंपल सा स्टेप है। K की वैल्यू हमने पुट की है, एडियाबेटिक गैस इक्वेशन से। आगे सिंप्लीफाई करो, W2 कितना आएगा आपके पास देखो, गामा से गामा कैंसिल हो जाएगा तो P2 V2 माइनस सिमिलरली P3 V3 अपॉन गामा माइनस 1। आगे सिंप्लीफाई करो बाय द गैस इक्वेशन, बाय गैस इक्वेशन PV इक्वल टू होता है nRT 8 पॉइंट B अप्लाई करो P2 V2 एन हम कितना लेके चल रहे थे 1, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, एन तो हमारा 1 ही था, लिख लो यहाँ पे, ठीक है। R इज द कांस्टेंट। 8 पॉइंट B टेम्परेचर कितना है T1, ध्यान रखना गलती मत कर देना, 8 पॉइंट B टेम्परेचर कितना है T1। सिमिलरली 8 पॉइंट C P3 V3 इक्वल टू R, क्या लिखोगे यहाँ पे T2, वाई टेम्परेचर क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, गैस मॉलिक्यूल ने खुद ने वर्क किया ना यहाँ पे। इफ वी पुट बोथ वैल्यू इन अबाउ इक्वेशन, W2 कितना आ रहा है देखो, P2 V2 को पुट कर सकती हूँ RT1 माइनस RT2 अपॉन गामा माइनस 1। इफ वी टेक R कॉमन द वैल्यू विल बी T1 माइनस T2 अपॉन गामा माइनस 1 एंड दिस इज W2, दिस इज द वैल्यू ऑफ W2। यहाँ मैं करवा रही हूँ, नेक्स्ट स्टेप में आप खुद करोगे, जो स्टेज 3 है स्टेज 4 है, सेम इसी तरह से हमें वहां पे वर्क डन कैलकुलेट करना है। एक बार खुद से करके देखना, तब ज्यादा अच्छे से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो कोई ना, मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ। यहाँ पे इस एक्सप्रेशन में हमने K की वैल्यू पुट की है, K की वैल्यू पुट करने के बाद इसको सिंप्लीफाई किया। यहाँ पे PV इक्वल टू nRT होता है देखो, B पॉइंट पे T1 टेम्परेचर है, C पॉइंट पे T2 टेम्परेचर, तो हमने ये वैल्यूज पुट की, R कॉमन लिया एंड एक्सप्रेशन विल बी दिस। एडियाबेटिक एक्सपेंशन में वर्क डन कितना हो रहा है, RT1 माइनस T2 अपॉन गामा माइनस 1। तो यहाँ पे एक चीज नोटिस करना, इस टाइम में गैस का जो प्रेशर है वो बहुत ज्यादा डिक्रीज हो गया। गैस का प्रेशर क्या देखो ना आप, कहाँ तो P1 था, P1 से डिक्रीज होते होते कहाँ आ गया, P3 पे आ गया। तो अब क्या करे, गैस अब तो खुद से तो वर्क कर ही नहीं पाएगी। चलो आगे बढ़ते हैं। एडियाबेटिक एक्सपेंशन के बाद गैस का टेम्परेचर इतना डिक्रीज हो जाता है कि वह वर्क करने के लिए कैपेबल नहीं होती। तो नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होगा, आइसोथर्मल कंप्रेशन। आइसोथर्मल कंप्रेशन में सिलेंडर को स्टैंड से हटा के कहाँ रखना है, सिंक पे रखना है। एडियाबेटिक एक्सपेंशन में हम क्या कर रहे थे, सिलेंडर को कहाँ रख रहे थे, स्टैंड पे रख रहे थे। नाउ अब हमें क्या करना है, सिलेंडर को स्टैंड से हटाकर किस पे रखना है, सिंक पे रखना है। इनिशियल स्टेट पे प्रेशर और वॉल्यूम कितना था, P3 एंड V3 था। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, इस पिस्टन को धीरे धीरे कंप्रेस करना है। इस पिस्टन को धीरे धीरे यहाँ पे कंप्रेस करते हुए गैस का प्रेशर इंक्रीज करना है। गैस का प्रेशर हमें क्या करना है, इंक्रीज करना है। तो कैसे करोगे, इस पिस्टन को आप क्या करोगे, धीरे धीरे यहाँ पे पिस्टन के थ्रू वर्क करोगे तो गैस क्या होगी, कंप्रेस होगी। तो देखो यहाँ पे दोनों डायग्राम बनाए हुए हैं। फर्स्ट डायग्राम में स्टैंड से हटा के सिंक पे रखा, इनिशियल स्टेट हमने बता दी है P3 एंड V3 वॉल्यूम है इसका। नाउ हमें क्या करना है, गैस को कंप्रेस करना है बाय द पिस्टन। जैसे ही आप गैस को पिस्टन से कंप्रेस करोगे तो प्रेशर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा P3 से P4 में, और वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा V3 से V4 में। ओके, तो ये रहा सेकेंड डायग्राम। आपने यहाँ पे क्या किया, वर्क डन किया पिस्टन पे, पिस्टन के थ्रू गैस को कंप्रेस किया, पिस्टन के थ्रू हमने गैस को कंप्रेस किया। तो देखो अब पहले तो आपकी गैस एक्सपेंड थी, नाउ अब देखो यहाँ पे प्रेशर इंक्रीज हो गया, वॉल्यूम V4 कितना है, डिक्रीज है, यहाँ पे V3 इंक्रीज है, यहाँ पे V4 की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो इस तरह से आपको पिस्टन के थ्रू गैस को धीरे धीरे कंप्रेस करना है। जैसे आप कंप्रेस करोगे तो प्रेशर की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी और वॉल्यूम की वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी, बट इन दिस प्रोसेस टेम्परेचर की वैल्यू कॉन्स्टेंट रहेगी। वाई, सिंक पे रख रहे हो, सिंक क्या लेके चल रहे थे, हीट रिजर्वोयर सिस्टम।
तो टेम्परेचर क्या रहेगा इसका, इनवेरिएंट रहेगा, ठीक है। इन दिस प्रोसेस द टेम्परेचर विल बी रिमेन इनवेरिएंट, वो कितना होगा T2K। तो आप इसको लिख लीजिए, नाउ द सिलेंडर इज रिमूव्ड फ्रॉम द स्टेन, सबसे पहले हमें सिलेंडर को स्टेन से रिमूव करना है एंड प्लेस्ड ऑन द हीट सिंक। गैस इज कंप्रेस्ड वेरी स्लोली बाय द पिस्टन, पिस्टन के थ्रू गैस को क्या करना है, कंप्रेस करना है। एंड प्रेशर इज इंक्रीजेस फ्रॉम P3 टू P4 एंड वॉल्यूम इज डिक्रीजेस फ्रॉम V3 टू V4 एंड दिस प्रोसेस ऑफ कंप्रेशन टेक प्लेस अंडर आइसोथर्मल कंडीशन। ध्यान रखना, ये जो कंप्रेशन हम कर रहे हैं आइसोथर्मल कंडीशंस को फॉलो करते हुए कर रहे हैं, सो दिस इज कॉल्ड आइसोथर्मल कंप्रेशन। एंड इन दिस प्रोसेस द टेम्परेचर ऑफ द वर्किंग सब्सटेंस या टेम्परेचर ऑफ द गैस T2K रिमेन्स कांस्टेंट बिकॉज सिंक का टेम्परेचर भी हम T2K ही लेके चल रहे थे। इस तरह से यहाँ पे देखो आपने कंप्रेस किया, कंप्रेस करने के बाद यहाँ पे गैस किसके अंदर आ रही है, यहाँ पे गैस मॉलिक्यूल्स कहाँ पे आ रहे हैं, सिंक के अंदर आ रहे हैं। और सिंक रेजर्वोयर सिस्टम लेके चल रहे थे, आप कितना ही अमाउंट ऑफ हीट उसमें ऐड कर दो टेम्परेचर इनवेरिएंट ही रहना है, ठीक है। तो लिख लीजिए आप आइसोथर्मल कंप्रेशन को भी स्नैपशॉट ले लीजिए जो आपकी इच्छा हो। अब देखो आइसोथर्मल कंप्रेशन में हम वर्क डन कैलकुलेट कर लेते हैं कि यहाँ पे वर्क डन की वैल्यू कितनी निकल के आएगी। इट्स सिमिलर जैसा हमने फर्स्ट में किया था आइसोथर्मल एक्सपेंशन में, सेम उसी तरह से आपको यहाँ पे वर्क डन कैलकुलेट करना है। आप खुद से ट्राई करना, मैं पीवी डायग्राम बना रही हूँ, खुद से ट्राई करना, मैं अभी डायरेक्ट वैल्यू लिखाऊंगी, ठीक है। नहीं होता है कोई दिक्कत नहीं, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, मैं सिंप्लीफाई करके अपलोड कर दूंगी, ठीक है। बट अब मैं आइसोथर्मल कंप्रेशन और एडियाबेटिक कंप्रेशन दोनों में डायरेक्ट वैल्यूज पुट करूंगी। और ध्यान रखना दोनों के वर्क डन की वैल्यूज किस तरह से निकालनी है, जिस तरह से हमने आइसोथर्मल एक्सपेंशन और एडियाबेटिक एक्सपेंशन में निकाली थी, ठीक है। कर दो मैं इसको इरेज। अब पीवी डायग्राम भी देख लेते हैं इसका कि पीवी डायग्राम क्या बनेगा इसका, ठीक है। और वर्क डन की वैल्यू भी हम लिख लेते हैं, ठीक है। कर दे इरेज, ओके मूव करो। आइसोथर्मल कंप्रेशन का पीवी डायग्राम ये रहा, आप एक बार पीवी डायग्राम बना लीजिए। इसको हमने डिनोट किया है बाय CD कर्व, C एंड D कर्व, ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो CD कर्व में कंप्रेशन में हो क्या रहा था, प्रेशर की वैल्यू इंक्रीज होगी और वॉल्यूम की वैल्यू डिक्रीज होगी। देखो प्रेशर पहले P3 यहाँ था, नाउ जैसे आपने कंप्रेस किया तो यहाँ पे आ गया, वैल्यू क्या हो गई प्रेशर की, इंक्रीज हो गई। वॉल्यूम देखो पहले यहाँ था, अब वॉल्यूम V4 यहाँ आ गया, तो वॉल्यूम की वैल्यू कितनी हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो इस तरह से हमने यहाँ पे आइसोथर्मल कंप्रेशन के थ्रू प्रेशर की वैल्यू इंक्रीज की है और वॉल्यूम की वैल्यू क्या की है, डिक्रीज की है। दैट टाइम जो वर्क डन कितना आएगा आपके पास, W3 इक्वल टू Q2 क्यों आएगा, बिकॉज आपने इसको कहाँ पे रखा है, सिंक पे रखा है। अमाउंट ऑफ एनर्जी कहाँ जा रही है, सिंक में जा रही है, तो कितना एनर्जी आपने डिफाइन किया था वहां पे, Q2 डिफाइन किया था और टेम्परेचर T2 डिफाइन किया था। तो W3 इक्वल टू Q2 इक्वल टू माइनस का R T2 log E VC अपॉन VD। आप इसको सिंप्लीफाई कर लेना, कैसे करना है, जिस तरह से हमने आइसोथर्मल एक्सपेंशन में सिंप्लीफाई किया है। कोई भी डाउट है कोई दिक्कत नहीं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लेना, मैं आपको आंसर कर दूंगी। W3 कितना आएगा देखो, log E बेस में हमने इसको 10 में कन्वर्ट कर दिया, तो माइनस का 2.303 R, दैट टाइम टेम्परेचर T2 था, तो T2 log 10 VC अपॉन VD। नेक्स्ट फोर्थ स्टेप की हम बात करें तो अभी तो हमें प्रेशर की वैल्यू और इंक्रीज करनी है, वाई, बिकॉज हमें इनिशियल स्टेट पे आना है। इनिशियल स्टेट पे आएंगे तो वापस वह साइकिल वापस अगेन रिपीट होगा, फिर अगेन रिपीट होगा। इसे हम क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल इंजन। याद है आपको, रिवर्सिबल इंजन बोला था ना। रिवर्सिबल इंजन क्यों बोला था, घूम घुमा के हम वापस कहाँ आएंगे, इनिशियल स्टेट पे आएंगे और अगेन यही वर्किंग प्रोसेस चलती रहेगी। तो फोर्थ हमें यहाँ पे कौन से स्टेप को फॉलो करना है, एडियाबेटिक कंप्रेशन। एडियाबेटिक कंप्रेशन में आपको क्या करना है, सिंक से हटा के, सिलेंडर को सिंक से हटा के कहाँ पे रखना है, सिंक पे रखना है और एडियाबेटिकली यहाँ पे कंप्रेस करना है। पिस्टन के थ्रू आप एडियाबेटिक कंप्रेस करोगे तो प्रेशर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, P4 से कहाँ चल जाएगी, इंक्रीज होते होते P1 तक चल जाएगी और वॉल्यूम की वैल्यू V4 से और डिक्रीज होते हुए कहाँ चल जाएगी, V1 पे चल जाएगी। तो इस तरह से एडियाबेटिक कंप्रेशन के थ्रू हमें इसको इतना कंप्रेस करना है कि प्रेशर की वैल्यू कितनी हो जाए, V1 और वॉल्यूम की वैल्यू कितनी हो जाए, V1। ठीक है, तो लिख लीजिए आप एडियाबेटिक कंप्रेशन। नाउ द सिलेंडर प्लेस्ड ऑन इंसुलेटिंग स्टेन, द गैस इज कंप्रेस्ड एडियाबेटिकली बाय द पिस्टन such that the pressure is increases from P4 to P1 and the volume is decreases from V4 to V1 and the gas is compressed until, कब तक आपको इसको कंप्रेस करना है, जब तक इसका टेम्परेचर इंक्रीज होकर T2 से T1 तक ना आ जाए। and the gas is compressed until the temperature rises to T1 and the gas will return back to its initial state। तो इस तरह से इन 4 स्टेप्स को फॉलो करते हुए इसमें टोटल वर्क डन की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। अगेन मैं रिपीट कर देती हूँ एक बार, यहाँ ये क्या है ध्यान रखना, यहाँ पे है ये आइसोथर्मल कंप्रेशन,
नाउ एडियाबेटिक कंप्रेशन में क्या करना है, सिंक से हटा के उसको स्टैंड पे रखना है, एडियाबेटिकली इसको कंप्रेस करना है, प्रेशर और वॉल्यूम आपके पास ये हो जाएगा, ठीक है। और कब तक कंप्रेस करना है, कब तक कंप्रेस करना है, जब तक टेम्परेचर T2 से T1 तक ना पहुंच जाए। और इस तरह से कंप्रेस करते हुए हम अगेन इनिशियल स्टेट पे आ जाता है। तो लिख लीजिए, नाउ द सिलेंडर इज प्लेस्ड ऑन इंसुलेटिंग स्टैंड एंड द गैस इज कंप्रेस्ड एडियाबेटिकली बाय द पिस्टन सच दैट द प्रेशर इज इंक्रीजेस from P2 to P1 and the volume is decreases from V4 to V1 and the gas is compressed until the temperature is rises to T1 and the gas will return back to its initial state। लिख लो आप ये। एडियाबेटिक कंप्रेशन में वर्क डन की वैल्यू निकल के आती है W4 इक्वल टू माइनस का R T1 माइनस T2 अपॉन गामा -1। आप ये कैलकुलेट कर लेना जिस तरह से हमने एडियाबेटिक एक्सपेंशन के अंदर किया था। इसके पीवी डायग्राम की मैं बात करूं तो यहाँ पे हमने 4 स्टेट्स कंप्लीट 4 स्टेट्स के डायग्राम को शो किया है, A से B, B से C। यहाँ पे पॉइंट्स आप डिफाइन कर दो, दिस इज पॉइंट C एंड दिस इज पॉइंट D। और यहाँ पे हमने प्रेशर एंड वॉल्यूम की वैल्यूज भी डिफाइन करती है। तो आपने देखा यहाँ पे कि किस तरह से 4 स्टेट्स को हम फॉलो करते हुए अगेन कहाँ आ रहे हैं, इनिशियल स्टेट पे आ रहे हैं। तो इस तरह के साइकिल को हम बोलते हैं कार्नोट साइकिल। द साइकिल प्रोसेस इन विच द सिस्टम परफॉर्म ऑल द अबव 4 प्रोसेसेस इन सीक्वेंस, दिस इज कॉल्ड कार्नोट साइकिल। ओके, इस तरह से सीक्वेंस के अंदर इन चारों स्टेप्स को यदि फॉलो कर रहा है कोई इंजन तो उस साइकिल को हम बोलते हैं कार्नोट साइकिल। टोटल नेट वर्क डन की हम बात करें तो W इक्वल टू W1 प्लस W2 प्लस W3 एंड W4। हमने इन चारों वर्क डन की वैल्यूज कैलकुलेट कर रखी है, वहां से हमने W1 की वैल्यू पुट की है, W2 की वैल्यू पुट की है, W3 की वैल्यू पुट की है और W4 की वैल्यू पुट की है। आप एक बार पीछे वाली जो स्टेप्स है उनको देख लेना। यहाँ पे मैंने इरेज कर दिया है तो मेरे पास वैल्यूज लिखी भी नहीं है, बट मैंने यहाँ पे राइट कर रखा है। देखो एक बार अपनी मैंने लिख रखा है यहाँ पे W1 कितना था RT1 log E बेस में लिया है अभी हमने इसको, लास्ट में हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे 10 बेस में। RT1 log E V2 अपॉन V1 प्लस RT1 माइनस T2 अपॉन गामा -1 माइनस RT2 log E V3 अपॉन V4 माइनस RT1 माइनस T2 अपॉन गामा -1। इस एक्सप्रेशन में आप देख रहे होंगे कि दो जो टर्म है वो कैंसिल कर रही है एक दूसरे को, दिस एंड दिस। देखो यहाँ पे RT1 माइनस T2 अपॉन गामा -1 ये प्लस के अंदर है। सिमिलरली यदि हम यहाँ से माइनस कॉमन, यहाँ से हम इस 4th टर्म में देखें तो यहाँ पे प्लस में है और ये क्या है माइनस के अंदर है और दोनों सेम टर्म है तो एक दूसरे को कैंसिल कर देगी। वर्क डन आपके पास कितना रहेगा, W इक्वल टू RT1 log E V2 अपॉन V1 माइनस RT2 log E V3 अपॉन V4। आई रिपीट अगेन, यहाँ हमने जो डिफाइन किया है ये एडियाबेटिक कंप्रेशन का वर्क डन है। मैंने सिंप्लीफाई नहीं किया बिकॉज मैंने एडियाबेटिक जो कंप्रेशन की जगह एक्सपेंशन था उसमें मैंने सिंप्लीफाई किया था। सेम उसी प्रोसेस को आपको यहाँ पे फॉलो करना है, ठीक है। एंड द साइकिल इन विच दिस 4 प्रोसेस, ठीक है, इन 4 प्रोसेस परफॉर्म इन द सीक्वेंस, दिस इज कॉल्ड द कार्नोट साइकिल। और टोटल वर्क डन हमने यहाँ पे इस तरह से कैलकुलेट किया। आगे हम इसको और भी अभी सिंप्लीफाई करना है। अब हम बात करेंगे पॉइंट B एंड C पे। पॉइंट B और C पे यदि हम एडियाबेटिक की कंडीशन लगाए, पॉइंट B को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये पॉइंट C को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो पॉइंट B, C और क्या बोलते हैं A और D, इन चारों पे यदि हम एडियाबेटिक कंडीशन लगाए और वैल्यूज पुट करें तो आपके पास आंसर क्या आएगा। थोड़ा सा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, आप इसको लिख लीजिए, इसके बाद हम उसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। सबसे पहले आप इसको लिख लीजिए, आगे बढ़ते हैं। मैथमेटिकल इसको थोड़ा सा हमें और मॉडिफाई करके सिंप्लीफाई करना है और देखते हैं। नाउ उसे अब आगे हम सिंप्लीफाई करते हैं। पॉइंट B और C की हम बात करें तो दोनों क्या है, सेम एडियाबेटिक कर्व पे सिचुएटेड है एडियाबेटिक एक्सपेंशन में, ठीक है। तो दोनों पॉइंट्स पे क्या होगा, P2 V2 की पावर गामा इक्वल टू P3 V3 की पावर गामा इक्वल होंगे ना, बिकॉज दिस इज द एडियाबेटिक गैस इक्वेशन विच इज इक्वल टू K होता है ये, ओके। सो नाउ इफ वी पुट द वैल्यू ऑफ P2 एंड P3, यहाँ हम P2 एंड P3 की वैल्यू पुट करें। P2 की वैल्यू कितनी होगी RT1 अपॉन V2 एंड P3 के RT2 अपॉन V3। यू नो वेरी वेल PV इक्वल टू NRT हमने यहाँ पे इक्वेशन अप्लाई की थी और ये प्रोसेस हम पहले भी कर चुके हैं। उसके बाद हमने P2 की और P3 की वैल्यू यहाँ पे पुट की, ओके। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। देखो इसके डिनोमिनेटर में V2 है, इसके ऊपर जाएगा तो गामा की पावर -1। सिमिलरली इसके डिनोमिनेटर में V3 है, ये ऊपर जाएगा तो V3 की पावर गामा -1। ये एक्सप्रेशन यहाँ बनेगा। R इधर है, R इधर है, दोनों साइड कॉन्स्टेंट है तो ये कैंसिल हो जाएगा। T1 इज डिवाइड बाय T2 कितना आ रहा है आपके पास, V3 इज डिवाइड बाय V2 की पावर गामा -1।
V3 की पावर गामा -1 है, V2 की पावर गामा -1 है। आप इसको इसके डिनोमिनेटर में लेके आओगे तो हम दोनों को साथ में लिख सकते हैं ना, V3 अपॉन V2 की पावर गामा -1। इफ वी सिंप्लीफाई हियर एंड वी कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ V3 इज डिवाइड बाय V2, तो V3 इज डिवाइड बाय V2 कितना आएगा? देखो आप यहाँ पे V3 इज डिवाइड बाय V2 हमें लाना है, तो हम क्या करें, दोनों साइड 1 अपॉन गामा की पावर -1 से की पावर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। दोनों साइड अच्छे से सुनना एक बार, यहाँ पे आप दोनों साइड किससे मल्टीप्लाई कर रहे हो? 1 अपॉन गामा -1 इसकी पावर से। यदि आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो गामा -1 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा और इसकी पावर कितनी आ जाएगी? 1 अपॉन गामा -1 आ जाएगी, ठीक है। एंड दिस इज इक्वल टू रो यहाँ पे क्या है? एक कांस्टेंट क्वांटिटी है। सो इफ वी सिंप्लीफाई दिस, हमारे पास V3 अपॉन V2 की वैल्यू कितनी आ रही है? दिस एंड दिस इज इक्वल टू गामा। सिमिलरली यदि मैं बात करूं A और D दोनों भी क्या है? सेम एडियाबेटिक पॉइंट पे लाई करते हैं, एडियाबेटिक कर्व पे लाई करते हैं। तो 4 पॉइंट A and D you can also say V4 is divided by V1। किस तरह से सिंप्लीफाई किया? जिस तरह से हमने ये सिंप्लीफाई किया है, V4 is divided by V1 कितना आएगा? T1 अपॉन T2 की पावर 1 अपॉन गामा -1 विच इज इक्वल टू रो। ओके, तो इससे पहले जो लास्ट एक्सप्रेशन आपका W का था वहां पे हमने क्या किया है? W वाले एक्सप्रेशन में V3 अपॉन V2 और V4 अपॉन V1 दोनों को इक्वल पुट किया है, और यदि हम इक्वल पुट करेंगे वहां पे V3 अपॉन V2 और V4 अपॉन V1, यदि हम दोनों को इक्वल रखें, एक बार देखो आप दोनों को यदि हम यहाँ से इक्वल रखें, V3 अपॉन V2 इक्वल टू V4 अपॉन V1, ठीक है, ये दोनों इक्वल है ना इन दोनों इक्वेशन से। तो आप यहाँ से क्या कह सकते हो कि V2 अपॉन V1 विच इज इक्वल टू V3 अपॉन V4 लिख सकते हो ना, ठीक है। आई रिपीट अगेन, ओके, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। ये हम एडियाबेटिक पॉइंट्स को पकड़ रहे हैं कर्व में, क्यों कर रहे हैं? बिकॉज जो W का एक्सप्रेशन था वहां हमें क्या करना है? याद करो एक बार, इससे पहले जो मैंने पढ़ाया, जस्ट इससे पहले W का एक्सप्रेशन वहां पे 2 टर्म थी, वहां पे अब हम क्या कर रहे हैं? ये वैल्यूज पुट करेंगे। कैसे पुट कर रहे हैं? दोनों जगह हम एडियाबेटिक वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई कर रहे हैं। किस तरह से अप्लाई किया? B और C दोनों सेम पॉइंट पे लाई करते हैं, सिमिलरली A और D दोनों सेम पॉइंट पे लाई करते हैं। तो हमने सिंप्लीफाई किया, यहाँ से V2 अपॉन V1 और V3 अपॉन V4 ये दोनों का रेशियो इक्वल आ रहा है, दोनों का रेशियो इक्वल आ रहा है, तो V3 अपॉन V4 को आप रिप्लेस कर दो ना V2 अपॉन V1 से। जैसे हमने रिप्लेस किया तो ये वैल्यू दोनों में कॉमन थी तो हमने कॉमन ले लिया। एक्सप्रेशन विल बी W इक्वल टू R T1 माइनस T2 log E V2 अपॉन V1 एंड दिस इज द टोटल वर्क डन इन अ कार्नोट साइकिल या कार्नोट इंजन। इस तरह से टोटल वर्क डन की वैल्यू कितनी निकल के आती है? W इक्वल टू R T1 माइनस T2 log E V2 अपॉन V1, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके एफिशिएंसी के बारे में स्टडी करेंगे और इससे आने वाले मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो एफिशिएंसी से रिलेटेड होते हैं, जो नॉट ओनली फॉर योर यूनिवर्सिटी एग्जाम पर्पस इंपोर्टेंट है, ऑल्सो इंपोर्टेंट फॉर IIT JEM। IIT JEM में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे एफिशिएंसी की और एफिशिएंसी से आने वाले इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चन की। आप ये भी लिख लीजिए।